हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत हमने राजस्थान के प्रमुख उद्योगों साथ ही औद्योगिक प्रदूषण का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपने वो अध्याय अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 मानव संसाधन, और इस चैप्टर को हमने कुल 3 वीडियो में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो के तहत हम अध्ययन करेंगे 2011 की जनगणना के अनुरूप भारत की जनसंख्या के आकार, इसके वितरण व घनत्व को। सेकंड वीडियो के तहत हम अध्ययन करेंगे भारत की जनसंख्या में साक्षरता व लिंगानुपात को। साथ ही थर्ड वीडियो में हम इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुरूप जनसंख्या के आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर को समझेंगे। बच्चों, एक ऐसे विश्व की कल्पना कीजिए जिसमें कोई भी मनुष्य नहीं हो। तो क्या आप तब भी ये सड़कें, ब्रिज, पार्क या अन्य सुविधाएं देख पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इन सभी सुविधाओं का निर्माता होता है मनुष्य, और इस नाते मनुष्य यानी मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन में परिवर्तित किया जाता है, और जिसकी सहायता से वह विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के योग्य बनता है। कोई देश कितना विकास करेगा, ये उस देश के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। अर्थात किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश की जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, वहाँ पर शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, ये कई मूलभूत बातें होती हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि कोई देश कितना प्रगति करेगा। और जनसंख्या से संबंधित ये सभी जानकारी, कौन कौन सी जानकारी? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या, लिंगानुपात, जनघनत्व, शिक्षा का स्तर, ये सभी जानकारी हमें जनगणना के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हम यही अध्ययन करेंगे कि भारत में 2011 की जनगणना को बेस बना करके हम 2011 की जनगणना के अनुरूप क्या हमारी जनसंख्या है, स्त्री पुरुष का क्या अनुपात है, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम जनगणना का भारत में इतिहास देखें तो भारत में जनगणना शुरू हो जाती है 1872 से, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन भारत में नियमित जनगणना, जो नियमित अंतराल में हर 10 साल में जो जनगणना संपादित करवाई जाती है, उसकी शुरुआत होती है 1881 से। क्या देखा हमने कि भारत में 1872 से जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो नियमित जनगणना होती है, उसकी शुरुआत हुई 1881 से, और तब से नियमित अंतराल पर यह जनगणना भारत में करवाई जाती रही है। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, और हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी, और अभी जो आगे नवीनतम जनगणना होगी वो होगी 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के अंतराल में जनगणना होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जनगणना के माध्यम से हम किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जनसंख्या को यदि परिभाषित करने के लिए कहा जाए कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि किसी निश्चित स्थान कोई भी हो सकता है, कोई गांव, कस्बा, कोई नगर या कोई देश। तो किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। यदि हम विश्व में देखें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो फिर पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। 2011 की जनगणना के अनुरूप भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। यदि हम 2001 की जनगणना के अनुरूप देखें, जो उससे पिछली वाली जनगणना थी, तब भारत की जनसंख्या थी 102.7 करोड़, जो कि बढ़ के कितनी हो गई? बढ़ के हो गई 121 करोड़। और विश्व की जितनी टोटल जनसंख्या है, उससे यदि हम भारतीय जनसंख्या का अनुपात निकालें तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितना प्रतिशत है? 17.5% है। और भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जनसंख्या विस्तृत है, यह जनसंख्या निवास
करती है। क्या हमने समझा? हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुरूप, याद रखना है हमें, 2011 की जनगणना के अनुरूप भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ और ये जनसंख्या भारत में जो कुल क्षेत्रफल है भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में यह जनसंख्या निवास करती है। और भारत की ये जो जनसंख्या है इसका विश्व की जनसंख्या से यदि हम अनुपात देखें तो यह अनुपात है 17.5% का। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को, और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में ये इतना भाग है चीन का 19.4%, यानी पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है चीन जनसंख्या की दृष्टि से। सेकंड स्थान पे आता है भारत का स्थान है सेकंड, और थर्ड स्थान पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ स्थान पे आता है इंडोनेशिया और फिफ्थ स्थान पे आता है ब्राज़ील। तो ये हमने आंकड़ा देखा कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन यहाँ अगर आप दूसरे चित्र को देखें तो यहाँ संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल को दर्शाया गया है, और आश्चर्य की बात यह है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा मात्र 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से हम देख रहे हैं 17.5% है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं तो बहुत कम हिस्सा है भारत का, 2.4% है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम विश्व में भारत का स्थान देखें तो विश्व में भारत का स्थान है जी 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं तो कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं तो यह स्थान है दूसरा, है ना, सेकंड स्थान है। तो ये हमें समझ में आया कि क्षेत्रफल कम है लेकिन यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अब आ जाते हैं भारत में कि भारत में अगर हम अंदर देखें तो भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो अधिकतम जनसंख्या वाले 3 राज्य बताइए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए ये मैप है, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है आप देख पा रहे हैं, तो ये क्षेत्र है सर्वाधिक जनसंख्या वाले, जिसमें अपना आ गया फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया, सेकंड नंबर पे हमारा आ गया महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आ गया बिहार का क्षेत्र, चौथे नंबर पे आ गया पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और 5वें नंबर पे आ गया आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो कम से कम 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अपने उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे किस में है? सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे है बिहार में, और फिर उसके बाद तो पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से अब चूंकि हमने भारत का अध्ययन कर लिया, भारत में हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। अब भारत के अंदर हम देखते हैं राजस्थान को, तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 8वां। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान है 8वां। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे कम जनसंख्या है, अब यहाँ देख पा रहे हैं आप ग्रीन कलर में, सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पर सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो ये हमें कुछ डेटा हैं जो याद रखने हैं। अब आते हैं हम राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुरूप राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है राजस्थान की जनसंख्या? 6 करोड़ 86 लाख जनसंख्या है, जो कि देश की कुल जनसंख्या से यदि हम उसका अनुपात निकालें तो यह देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। और ये जो राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़ 86 लाख जनसंख्या, ये राजस्थान के 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। यदि हम राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जी जयपुर की। कहाँ की है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? जयपुर की। प्रथम स्थान है जयपुर का, दूसरा स्थान है जोधपुर का, और फिर तीसरा स्थान है अलवर का। इसी तरह से यदि हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है पश्चिम में थार के रेगिस्तान में। कहाँ पे? जैसलमेर में। सबसे कम जनसंख्या राजस्थान के किस जिले की है? तो सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की। और यदि हम नीचे के 3 जिलों को देखें जैसलमेर के साथ, तो जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़ और सिरोही। तो हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले जयपुर है, जोधपुर है और अलवर है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या हमने देखी जैसलमेर, प्रतापगढ़ व सिरोही में है। अब हम जनसंख्या वृद्धि को समझते हैं। 2 समय बिंदु के मध्य
दो समय बिंदु कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है, इसलिए हम दो समय बिंदु के रूप में ले लेते हैं 2001 को और 2011 को। अब इन दो समय बिंदुओं के मध्य में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या का घटना भी शामिल होता है और जनसंख्या का बढ़ना भी शामिल होता है। जनसंख्या वृद्धि से ये तात्पर्य नहीं है कि जनसंख्या सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि इसमें जनसंख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन, चाहे वो घटना हो चाहे वो बढ़ना हो, दोनों ही शामिल होते हैं। किसी विशेष समय अंतराल में किसी भी देश, राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है और इसे दो तरह से व्यक्त किया जाता है, दो तरह से लिखा जाता है, निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यानी प्रतिशत वृद्धि। सबसे पहले निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि, इसमें हम जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े दिखाते हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसको समझते हैं हम। 2001 की जनगणना के अनुरूप हमने देखा भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.7 करोड़ और 2011 में यह बढ़ के हो गई 121 करोड़। अब हम निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े प्राप्त करेंगे 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनसंख्या को घटा करके। तो 121 में से जब 102.7 करोड़ को घटाएंगे तो आंकड़ा आता है 18.3 करोड़। तो कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, वास्तविक बढ़ोतरी हुई 18.3 करोड़ की। दूसरा होता है प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। जब हमें दो क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करनी हो तो प्रतिशत वृद्धि निकाली जाती है। कैसे निकाला जाता है इसको? सिंपली हम कहें कि किसी भी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों की वृद्धि होती है उसी के आधार पर इसको निकाला जाता है। एग्जाम्पल लेंगे हम छोटा सा। 2001 में मान लिया जनसंख्या थी 100 और 2011 में यह हो गई 115। तो जो ये 15 व्यक्ति बढ़े हैं तो 15% हो गई हमारी वृद्धि। ठीक है, 100 व्यक्तियों पर जितनी भी बढ़ोतरी होती है उसी के आधार पे प्रतिशत वृद्धि को निकाला जाता है। 1951 से 1981 तक हम देखें तो भारत की जनसंख्या नियमित रूप से बढ़ी है। तो 1951 से पहले सिर्फ एक साल आता है, मतलब जब से हमारी नियमित जनगणना शुरू हुई, हमने देखा कि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हो गई थी। तो 1881 से जनगणना चली आ रही थी तो जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन जो 1921 का काल है वो एक महाविभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1911 और 1921 के दौरान इसमें जनसंख्या पहली बार घटी थी। उसके बाद 1921 के बाद तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 1981 में जो जनसंख्या की बढ़ने की दर थी वो थोड़ी धीमी थी। क्यों थी धीमी? क्योंकि इस दौरान जो जन्म दर है उस पर रोक लगाने के कई कार्यक्रम चलाए गए थे, तो जन्म दर में तेजी से कमी आई थी। तो इसके कारण हम देखते हैं कि 1981 में जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन जो बढ़ने की गति थी वो थोड़ी कम थी। और फिर आंकड़े दिए गए हैं 2011 के अनुरूप अगर हम देखें तो भारत की दशकीय वृद्धि दर बताई गई है। भारत की दशकीय वृद्धि दर याद रखनी है ये, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी और राजस्थान की अगर हम देखें तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर थी 21.44%। ये देखिए यहाँ पे बार के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ये देखिए जनसंख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन अगर हम 1981 में देखते हैं तो जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ा धीमी गति से बढ़ रही है। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों की, कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं, जो भी वृद्धि या कमी होती है तो उसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब ये एक नंबर में वैसे भी पूछ लिया जाता है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, या फिर तीनों घटक एक साथ पूछे जा सकते हैं। तो जन्म दर से क्या तात्पर्य होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत मृत्यु दर किसे कहेंगे? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जहाँ पर जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, वहाँ पर जनसंख्या में अपने आप ही बढ़ोतरी होगी। तीसरा फैक्टर है प्रवास।
व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। प्रवास मेनली दो प्रकार का होता है। आंतरिक प्रवास जो कि देश के भीतर ही किया जाता है, यानी देश में एक गांव से दूसरे गांव में चला जाना, वहां पर बस जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना, लेकिन देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर हो, तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। और जब दो देशों के बीच में प्रवास होता है, यानी भारत का कोई व्यक्ति है वो अमेरिका जाकर बस गया है, तो ये जो प्रवास होता है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत में प्रवास कौन सा होता है, तो ग्रामीण गांव से गांव में जो प्रवास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं विवाह के बाद एक गांव से दूसरे गांव में आ जाती हैं। और दूसरा जो हम प्रवास देखते हैं वो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ, और उसका मेन कारण है कि गाँव में थोड़ी बुनियादी सुविधाएँ हैं, हालांकि अब तो काफ़ी डेवलप हो गई हैं, लेकिन जो मेन रीज़न बताया जाता है कि गाँव में थोड़ा गरीबी, बेरोजगारी का फैक्टर होना, साथ में शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शहरों की तुलना में कम होना, रोजगार के अवसर कम होना, तो ये कुछ कारण हैं जो कि गांव से धकेलते हैं शहरों की तरफ जनसंख्या को। तो ये हमने कुछ देखा प्रवास के तहत, और इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऊंची जन्म दर हो, निम्न मृत्यु दर हो, तो वह जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जनसंख्या घनत्व पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुरूप भारत का जनघनत्व बताइए। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास कर रहे हैं एक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, तो उन लोगों की जो संख्या है उसे जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। उसके निकालने का सूत्र होता है कि जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की, तो उसमें क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो उस क्षेत्र विशेष का जनघनत्व प्राप्त हो जाता है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व यदि हम देखें तो इम्पॉर्टेंट है, भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ था? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य की अगर हम बात करें तो ये थे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे। इसके अलावा केरल, ये महत्वपूर्ण राज्य थे जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था, यानी यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और एक बात याद रखिएगा कि अधिकतर व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं जहाँ समतल मैदान हो, पर्याप्त उपजाऊ भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो, साथ ही जल की पर्याप्त उपलब्धता हो। तो इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे गंगा यमुना का जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसलिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है। और हमें एक जो नाम याद रखना है, इनमें से सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो किस में है? बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो इस तरह के क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। और तुलनात्मक रूप से जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व था 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो जिला है वो है जयपुर। सेम कारण है, जयपुर में जनघनत्व इसलिए ज़्यादा है। जयपुर देख सकते हैं हम, जयपुर, फिर भरतपुर है, और ये दौसा है जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जनघनत्व ज़्यादा है। कारण वही है कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ क्षेत्र है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जयपुर में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है हमारा जैसलमेर। ठीक है, 17 ही है वहाँ पे जनघनत्व का आंकड़ा। तो जैसलमेर सबसे कम इसलिए है, थार का रेगिस्तान है, अनियमित, अनिश्चित है, पर्याप्त वर्षा है। हालांकि अब इंदिरा गांधी नहर आने के बाद तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनघनत्व तुलनात्मक रूप से अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनके साथ। धन्यवाद।